हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 21 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। आपको पता ही है मैं डी प्लस पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा 10 दिन का स्टडी चैलेंज चल रहा है और ये इसका 5th डे है। आज मैं इसमें ब्लॉक 506 की यूनिट 6 कंप्लीट करूँगी। मैथ में एवरेज की एक वीडियो करनी है और हिंदी में एक टॉपिक करूँगी। आज मैंने अपने आप को थोड़ा कम टारगेट दिया क्योंकि डेली में ज़्यादा देती हूँ, अचीव नहीं हो पाता तो बहुत दुख होता है। आज मैंने इसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया है क्योंकि हम क्या होता है हिंदी पे ध्यान नहीं देते। 20 नंबर की हिंदी आती है और हिंदी पे सोचते हैं हिंदी तो आसान है, आराम से 14-15 नंबर हिंदी में आते हैं, लेकिन अगर 20 आउट ऑफ 20 हिंदी में चाहिए तो हिंदी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। हिंदी का भी एक एक दो दो टॉपिक करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने आज इसमें हिंदी भी इंक्लूड करी है। आज हमें मेरी मम्मी जी का श्राद्ध है तो मैं श्राद्ध का खाना बना रही हूँ और उसके बाद हम मंदिर में देने जाएंगे इसको और उसके बाद मैं आके अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट करूँगी। मैंने कुछ टॉपिक भी नोट डाउन किए थे कि मैथ में कहाँ से टॉपिक आते हैं, इंग्लिश में कहाँ से डी+B में टॉपिक आता है, हिंदी में कहाँ से डी+B टॉपिक पूछता है। तो मैंने सारे टॉपिक लिखे थे, उसकी पीपीटी तैयार करी थी। अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो नीचे कमेंट कर दे, मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ अपना। सबसे पहले मैं सीडीपी करूँगी क्योंकि सीडीपी में सबसे पहले इसलिए करूँगी क्योंकि सीडीपी आती है 100 नंबर की, तो सीडीपी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीडीपी का बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है डी+B ने कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया है किसी भी उसके लिए, बस वो टॉपिक पूछता है। तो मैंने सब टॉपिक लिख लिए हैं, उन्हीं टॉपिकों को मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ मैंने अपना खाना बना लिया और यहाँ मैं मंदिर में आ गई थी प्रसाद देने के लिए और उसके बाद मैं घर जाके फर्स्ट स्टडी स्लॉट करूँगी। तो आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में यूनिट 6 करूँगी। इसमें क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया कि क्रिएटिविटी बच्चों में कैसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी कितने टाइप होते हैं। वैसे क्रिएटिविटी के 2 टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो क्रिएटिविटी को के क्या क्या स्टेप होते हैं। अगर किसी इंसान में क्रिएटिविटी, एक क्वेश्चन है था हाँ जो इसमें दे रखा था कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, क्या उसके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बंदा क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी के कुछ स्टेप होते हैं, जैसे तैयारी करना, ध्यान केंद्रित करना, फिर समस्या से पीछे हटना, फ्लैश करना और सत्यापन। ये सारे मैंने हिंदी में लिखे थे इसके, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा टर्म डिफिकल्ट लग रही थी मुझे, तो मैंने ये वाली यूनिट भी कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में, दोनों मैंने PDF निकाल ली थी ऑनलाइन। कुछ जो मुझे हिंदी में ठीक लगा वो हिंदी में करी और जो मुझे इंग्लिश में ठीक लगा वो मैंने इंग्लिश में कर ली। आपको भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसमें सृजनात्मकता के प्रकार बताए थे, मतलब क्रिएटिविटी के प्रकार, वो क्रिएटिविटी को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। 4P टाइप में डिवाइड किया जाता है। ये वाला टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना, 4P टाइप में डिवाइड किया जाता है। और इसमें ये बताए थे कि सृजनात्मकता को कैसे विकसित किया जा सकता है बच्चों में, किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों से करने चाहिए कि उनमें सृजनात्मकता का विकास हो जाए। तो इसके मैंने ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने अपने लिख लिए। इसमें ये भी बताया था कि जो एडिसन ने खोज करी तो कैसे उसको क्रिएटिविटी आई, तो सारी चीज़ें शॉर्ट में दे रखा था। तो ये सारा टॉपिक मैंने इसमें से कर लिए थे। बच्चों से कैसे प्रश्न करे जाएं कि उनमें क्रिएटिविटी डेवलप हो, मैथ में कैसे प्रश्न करने चाहिए कि मैथ के क्वेश्चन निकालने, हिंदी में कैसे क्वेश्चन करने चाहिए, ये सब बता रखा था। अगर आपको पढ़ना है तो ये NIOS का 506 ब्लॉग में पढ़ दी हूँ। और क्रिएटिविटी की ICT में क्या भूमिका है, यहाँ पे मैंने इसके कुछ नोट बना लिए हैं। इसमें मैंने कम नोट बनाए हैं क्योंकि मेरे को ये टॉपिक आसान लगा था, तो जिसकी चीज़ों की जरूरत लगी मैंने वो लिख दिया। इसमें पीछे बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव भी दे रखे थे, मैंने वो भी करे थे। फिर यहाँ मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। मैं गगन प्रताप सर से एवरेज पढ़ रही हूँ। इनका मैंने करियर व्हील का बैच परचेज कर रखा है, तो आज मैं इनकी फर्स्ट वीडियो पढ़ रही हूँ। फर्स्ट वीडियो में इन्होंने एवरेज में बताया था कि एवरेज कैसे मतलब एवरेज के ही क्वेश्चन कराए थे, तो इन्होंने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराए थे, वो सारे मैंने कराए। इसमें इन्होंने फर्स्ट वीडियो में तो बहुत बेसिक से बताया था, यहाँ रेशियो मेथड से भी एक्सप्लेन किया था कि रेशियो मेथड में इससे कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए थे जो इन्होंने कराए। तो ये 1.5 घंटे की वीडियो थी। अगर तुम कर रहे हो खुद से करोगे तो तुम्हें 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे इसे करने में।
यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएंगी। वैकेंसी का कुछ नहीं पता वैकेंसी कब तक आएंगी, लेकिन आप तो अपनी तैयारी करते रहो। अगर आप डेली 2-2 3-3 टॉपिक करते रहोगे तो जब तक भी वैकेंसी आएंगी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैथ है, मैथ करने में आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करोगे और इतना ही टाइम वैकेंसी आने में लगेगा। तो 2-2 3-3 टॉपिक भी डेली करोगे। CDP की कोई लिमिट नहीं है, तो अगर ये सब करोगे तो डेली तुम्हें 4 से 5 महीने लग जाएंगे। जब जाके तुम्हारे टॉपिक स्ट्रांग होंगे, फिर टेस्ट लगाओगे, ये सब करोगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा। तो वैकेंसी की चिंता मत करो, अपनी तैयारी करते रहो। जब वैकेंसी आएगी आएगी, सिलेबस तो यही रहेगा। अगर चेंज भी हो गया तो CDP और मैथ तो फिर भी आएगी। तो ये वाली वीडियो करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि नींद लेनी भी जरूरी है। आज मैं सुबह जल्दी 5:30 बजे उठ गई थी, तो उसके बाद मैं कंटिन्यूस आके पढ़ी रही थी। तो उसके पैसे से पहले मैंने CDP पढ़ी, फिर ये मैथ करा। और मैथ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोने चली गई थी। वैसे अगर आप बेसिक से करोगे, इन्होंने सर बोले थे कि अगर आप यहाँ पे इसे कंप्लीट करोगे, उनके बैच से कंप्लीट करोगे, तो तुम्हें कहीं से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने महसूस किया। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन कराए कि वीडियो में ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कराते हैं। तो अगर कोई इंसान 15 से 20 क्वेश्चन कर लेगा तो उसका काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए सोने के लिए आ गई थी। मैं 1 से 2 घंटा दोपहर में सो जाती हूँ। मुझे लगता है अगर तुम भी सुबह उठ रहे हो तो 1 से 2 घंटे की नैप ले लो, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली इवनिंग में घूमने जाती हूँ, तो इवनिंग में मैं घूमने चली गई थी। आज मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि आज मुझे कुछ सामान लाना था मार्केट से। तो मैं सीधा पार्क में घूमने नहीं आई थी, मैं सीधा मार्केट चली गई थी। कुछ मुझे सामान लाना था, और जैसा कि श्राद्ध चल रहा है फिर भी मार्केट सजी हुई थी। कुछ लोग सामान ले भी रहे थे मार्केट से। हमारे यहाँ तो श्राद्ध में कोई नया कपड़ा या कोई चीज़ नहीं खरीदते, आपके यहाँ खरीदते हो पता नहीं, लेकिन लोग खरीद रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, मेरे को तो खाने पीने की चीज़ लेनी थी, इसलिए मैं गई थी मार्केट। हमारे यहाँ तो बस नॉर्मल चीज़ें ही लेते हैं, कपड़े या कोई नई चीज़, ऐसा चीज़ें नहीं यूज़ करते। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, मुझे काफ़ी देर लग गई थी। और मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना था और मुझे हिंदी भी करनी थी। तो मुझे ये था कि मेरा टारगेट भी कंप्लीट करना है। हर बार मेरा क्या होता है कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाता, तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ मैंने 24 स्टेप चले थे, और फिर उसके बाद मैं 3rd स्टडी स्लॉट करने लग गई थी। इसमें मैं हिंदी कर रही हूँ, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले संधि करी, और मैंने इसके कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगा था कि ये ऐसा टॉपिक है। वैसे मैंने संधि पढ़ रखी है, लेकिन इतने अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ रखी। मैं भूल जाती हूँ संधि कौन, गुण संधि कहाँ पे है या वृद्धि संधि कहाँ पे है, मुझे सब सेम सी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, और मैंने इसी में नोट डाउन कर लिया। यहाँ मैंने स्टिकी नोट लगा दिया था, जो मुझे लगा कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। मैंने अलग से इसके लिए नोट्स नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर तुम बुक में ही सब कुछ दे रखा है तो उन्हें नोट्स की तरह तैयार कर लो, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। किसी किसी टॉपिक के लिए तो बहुत जरूरत है, जैसे CDP है तो CDP के लिए तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। बिना नोट का CDP पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, जैसे मुझे व्यंजन संधि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा व्यंजन संधि मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ। तो ऑनलाइन मैंने ऐसे ही सर्च कर दिया व्यंजन संधि, तो जो वीडियो सबसे ऊपर आई इन सर की, वो वाली मैंने देख ली। वहाँ से मेरा डाउट क्लियर हो गया था। स्वर संधि तो आसान होती है, तो कई बार पढ़ भी रखी है, लेकिन व्यंजन संधि थोड़ी टफ होती है। तो व्यंजन संधि के लिए मैंने पता नहीं इन सर का क्या नाम है, मैंने इनका वीडियो आई थी, तो उसके बाद ही सबसे पहले मैंने यही देख ली थी। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने आज तीनों टारगेट अचीव कर लिए। टारगेट छोटे ही दो, अगर वो अचीव होता है तो खुशी होती है। तो अपना तो पेपर में भी टाइम है, तो इसलिए अपने आप को मैंने छोटा टारगेट दिया। यहाँ मैं लिख रही हूँ कि मैंने सब कंप्लीट कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।